अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, अफगान तालिबान ने 20 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका को शिकस्त तो दे दी है, मगर शायद इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हुकूमत अगर मिल जाए तो फिर हुकूमत चलाना कितना मुश्किल होता है। 20वीं सदी में मुल्कों की सियासी तारीख में जिस सूरत हाल का सामना तालिबान को इस वक्त है, शायद पहले किसी को नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि काबुल में जो तालिबान है उनका कंट्रोल तो है, मगर हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। चैलेंजेस ऐसे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इंक्लूसिव या ब्रॉड बेस्ड जो हुकूमत है, ऐसा लग रहा है कि उसका ख्वाब जो है वो जल्द पूरा होता हमें नजर नहीं आ रहा। तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्तदार में शामिल करने के लिए तालिबान आज हमें रिसीविंग एंड पर नजर आ रहे हैं। 33 सूबों में से आखिरी 34वां सूबा पंजशेर हम देख रहे हैं कि लड़ाई का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया तस्लीम करने के हवाले से शराइत से बात कर रही है, इफ एंड बट्स पर बात हो रही है, मगर हम देख रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, चीन, ईरान और फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो साथ खड़े नजर आते हैं। कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी इस हवाले से हैं, लेकिन 20 साल लड़ने वालों के लिए आज हम देख रहे हैं कि कड़े इम्तहान का सामना है। अब इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सवाल यह है कि अफगान तालिबान इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान की मुश्किलात इस हवाले से क्या हैं, इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी ज़ेर बहस है कि इन 3 सालों में गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया, क्या खोया, मजीद किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी के बाद हम देख रहे हैं कि PDM एक बार फिर से मुतहर्रिक हो रही है, हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रही है। और शहबाज शरीफ साहब हम देख रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि लाखों का समंदर लेकर इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत को और इस महंगाई को दफन करके वापस आएंगे। हुकूमत इस सारे मामले में क्या सोच रही है, कैसे टैकल करेगी, हिकमत अमली क्या होगी, इसी सब पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PTI की सीनियर रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, इस हवाले से बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से भी बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मैम, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए जिनको सराहा जा रहा है, जैसे मैशत के मैदान में काफ़ी कामयाबियाँ मिली। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे हेल्थ कार्ड्स हो गए, फिर हमने देखा कि एहसास प्रोग्राम हो गया, आपका बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट, उसको पूरी दुनिया ने सराहा। कोरोना को बड़ा अच्छा हैंडल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे आपके मंशूर में शामिल था इदारा जाती रिफॉर्म्स करनी है, एहतसाब का नारा, लूटी दौलत पाकिस्तान लाना, और सबसे अहम और बुनियादी मसला जो कि डायरेक्ट जिसका कनेक्शन है आम आवाम के साथ, वो है महंगाई, जो कि हमने देखा कि इन 3 सालों में डबल डिजिट पर आ गई है। तो अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 2 साल बाकी रह गए हैं। आपको लगता है कि 2 सालों में ये जो दावे थे, नारे थे, हुकूमत इन पर काम कर पाएगी या इनको पूरा कर पाएगी? जी शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें कि हमें मिला, हमें एक दिवालिया हुकूमत। आपको याद होगा कि बड़ी क्लियरली मूडीज ने जून 2018 को पाकिस्तान को रेटिंग दी नेगेटिव, अनस्टेबल, रिस्की, और कहा कि जी इनको कोई 37 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट की थी और कोई 17-18 अरब आपने कर्जा जो सूद है वो वापस कर, और इनके पास सिर्फ 16 अरब डॉलर हैं रिजर्व्स में। तो ये मतलब बाकी जो 21-22 अरब है ये कहां से देंगे? रिस्की है, नेगेटिव का। अब हमने सबसे पहले जो हमारी, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल वो टाइम था जब आप आए तो पता चला कि जी यहाँ तो ये बैंकरप्ट हो जाएगा, यहाँ आप पैसे इकट्ठे करें। और ऑब्वियसली पैसे जब आप रिफॉर्म्स लाते हैं उसको टाइम लगता है आने में। पैसे अगर लाने थे तो 1.5-2 साल तो लगने थे हमें कि और सोर्सेस से लाते। तो ये जो सबसे मुश्किल काम किया प्राइम मिनिस्टर ने कि कर्जा उनका देने के लिए वो अपने मुख्तलिफ ममालिक और दोस्तों के पास गए, लेकिन उसके बावजूद हमने मुल्क को बचा लिया। और ठीक एक साल बाद 2020 में आपको याद होगा कि मूडीज ने इसको स्टेबल और
पॉजिटिव कर दिया हो हमारी हुकूमत कि बच गया पाकिस्तान। तो पहला साल तो सिर्फ सरवाइव करने में लग गया। अच्छा, उसके बाद हमारी पाकिस्तान में, आपको याद है पाकिस्तान की ब्रांड कितनी ऊपर गई। 2020 में CNN ने कहा कि मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री टू विजिट, और हम पूरे टूरिज्म को, हमारा एक लॉन्च भी होना था, कोरोना आ गया। तो 1.5 साल से कोरोना है। उस कोरोना के अंदर US, UK, इंडिया सब उड़ गए, मईशतें उड़ गई, हेल्थ सेक्टर उड़ गया। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये कुछ अच्छे काम हैं जो कि जाहिर है मैंने अपने इंट्रो में भी बात की, जिसे सराहा भी किया जिस तरह से कोरोना के हवाले से जिस तरह से मैंने बात भी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर फोकस करने की अभी भी ज़रूरत है। जिस तरह से हमने देखा कि दौरे इक़्तिदार में हमने देखा कि असल फोकस हुकूमत को अपोजिशन रही, अपोजिशन को ही आप लोग टारगेट करते रहे, रिफॉर्म्स के हवाले से कोई काम नहीं हो सका। फिर महंगाई, जिसका जाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा मसला, प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात का इदराक कई बार कर चुके हैं। फिर एहतसाब का नारा, लूटी दौलत पाकिस्तान लाने के हवाले से कोई उस तरीके से आपको कामयाबी नहीं मिली। इन पर फोकस करने की जरूरत है। मेरा सवाल ये था कि अगले 2 सालों में हम देखेंगे कि इसमें भी आपको कामयाबी मिले। सोनिया, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। सबसे बड़े रिफॉर्म्स जो थे, सबसे मुश्किल वो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये तो पूरी एडिक्टेड थी इकोनॉमी कि आपने इसको इंपोर्ट लेड करना है, और ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। आपको याद होगा नून लीग की हुकूमत में 25 से 20 हुई और फिर एंड में 23 हो गए। तो और बीच में कोरोना भी आया। तो हमने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, पूरा पिरामिड उल्टा किया, इसको एक्सपोर्ट लेड किया है, इंपोर्ट्स को कम किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट को जिसको कहते हैं बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है। और अब जो एक वो था कि जी बाहर से इंपोर्ट करके लाएं और पाकिस्तान में बेचे, मेक इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग बेस जिसमें नौकरियां मिलेंगी, वो किया। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम मोबाइल्स जो थे वो सारे इंपोर्टेड होते थे। अब हमने मोबाइल्स की इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज लगा के अब पहली दफा इंपोर्ट्स कम हो गई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, बल्कि एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म। दूसरा आपने कहा अकाउंटेबिलिटी का। आप ये देखें, फिगर्स देख लें, आप देख लें कि पिछले 20 साल में नैब ने 110 के 15 अरब कर रिकवर किए। 3 साल, पिछले 3 साल में 586 अरब रुपया रिकवर किया नैब पिछले 3 साल में। और इसी तरह बाकी एरियाज में भी आप ये भी याद रखें कि रिफॉर्म्स पहले 2 साल 3 साल मुश्किल होते हैं क्योंकि चेंज में रेजिस्टेंस आती है। हेल्थ रिफॉर्म्स आप देखें, पहली दफा है कि आपके हर बंदे को मुफ्त हेल्थ मिलेगी। हेल्थ कार्ड जो है इस दिसंबर तक, केपी में तो पहले ही हो गया, अब पंजाब में इस दिसंबर तक, और बलूचिस्तान में जहां जहां हमारी हुकूमत है तमाम अगले 2 सालों में आप ये कह रही हैं कि मजीद बेहतरी जो है वो हम देखेंगे। एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो ज़ाहिर है मुआशी मैदान में काफ़ी कामयाबियाँ भी मिली, लेकिन जिसका प्राइड बहुत ज़्यादा हुकूमत ले रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हमने देखा जुलाई के महीने में 2.5% बढ़ गया। फिर और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो जिस तरह से अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी बात की, कैसे एनालाइज करेंगे सारे सिनेरियो को आप? देखें, इसमें तो सोनिया को 2 राय नहीं है कि जिन मुश्किल हालात में PTI को इख्तियार मिला वो वाकई जिसको कहते हैं कि कॉन्टेक्ट सेज था, और बड़े मसाइल, बड़ी मुश्किलात थी, और ये बार बार ये बात की गई है, डिफ़ॉल्ट होते होते हम बचे हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। बिल्कुल मेरे ख्याल में अंदलीब साहब जो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है वो है कि आप अपनी अचीवमेंट को सस्टेन कैसे करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि PTI की हुकूमत शायद ज़रूरत से ज़्यादा सियासत भी करनी पड़ रही है, ओपोनेंट्स भी हैं, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट कम हो रहा है। अभी इंपोर्ट्स की आपने बात की, एग्जैक्टली 51.7% हमारी इंपोर्ट्स बनी है, ठीक है। और बाकी देखें करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़ी प्राइडली, ये वही है करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं, मुल्क से पैसा कितना जा रहा है बाहर डॉलर और वापस कितना आ रहा है। उसमें आप देख लें कि 800 मिलियन डॉलर का इजाफा हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह पे। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो परेशान कुन बात है जिस पे PTI बड़ा प्राइड लेती थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब सोनिया उठते बैठते कहते थे कि पीपल्स PMLN ने बड़ा गर्क किया कर्जे लेके। अभी आप देख लें सूरत हाल है, लेटेस्ट फिगर आ गया, ये एग्जैक्टली फिगर जो है 38.7 ट्रिलियन का है कि हमारे टोटल कर्जे हो गए, ठीक है। अब इनको अगर देखें तो ये पिछले 3 सालों में अंदलीब साहबा आपकी हुकूमत ने
जो कर्जे लिए हैं वो 15 ट्रिलियन रुपीज़ के कर्जे लिए हैं, और ये 2 सालों में लिए हैं, ठीक है जी, 3 सालों में, और ये 140% ज़्यादा है PMLN ने जो 5 सालों में कर्जे लिए हैं। तो लिहाजा वो जितना इख्तलाफ आप लोग उनसे करते थे, लोग कह रहे हैं कि जी उसी डगर पे आप आ गए हैं। मुश्किलात हैं, ज़ाहिर है, अगर ख़जाना खाली होगा या हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो मजबूरन हमें कर्जे भी लेने पड़ेंगे। लेकिन सवाल इसमें यह है, जो बात आपने की थी, थोड़ा सा दिलीप साहब से इख्तलाफ करूँगा मादत के साथ, जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग FBR की होनी चाहिए थी, रिफॉर्म नहीं हुई। आज भी प्राइम मिनिस्टर उठते बैठते बात कहते हैं कि मैं इसको डिसबैन कर दूं, 6 लोग आपने चेयरमैन चेंज कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से असल बात है कि जहाँ से रेवेन्यू जनरेशन होनी है वो नहीं हो रही। फिर अदालती इस्लाहात में अदलिया की इस्लाहात नहीं हुई, आप देख लें, और फिर आप देख लें सिविल सर्विस रिमांड, पुलिस है। फिर नैब की जो बात होती है, नैब पे तो ठीक है, आपने टोटल हम देख रहे हैं कि 3 सालों में सूबे और में यहाँ पे मिला के फिगर आ रहा है कुछ 700 अरब रुपये आपने रिकवर किया। लेकिन दिलीप साहब, लोग सवाल करते हैं कि कोई एक आदमी को भी पनिश सज़ा मिली, किसी को रेफरेंस आपने मुकम्मल किया, वो नहीं हुआ। अभी सूरत हाल है कि आज भी PMLN, मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट्स और बाकी जगहों पे मनवर करते हैं, वो केस ही नहीं लगने देते। कितने ज़्यादा केस हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो आप देख लें। अब बड़ा शोर कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी बड़ी जल्दी। वैसे मेरा ख्याल है ये नेगेटिव में जाएगी आप बात के, जी अगर आप आए हैं सड़कों पे, आप एहतजाज करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, अभी तो आपकी गिरफ्तारियां होंगी। लोग फिर कहते हैं कि जी कोई नेक्सस आपका किसी और तरफ भी है, एक सवाल उठाते हैं। दूसरा ये कि जी आपका होमवर्क अपना होना चाहिए। आपने अगर अदारे बना दिए, नैब अपना काम कर रहा है, तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि आप अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो करने वाली है दिलीप साहब, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है वो अचीवमेंट को सस्टेन करना, वो आपके लिए मुश्किल हो रहा है। 2 साल का टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम आपके पास रह गया है। मेरा सवाल आपसे है कि किस हद तक पॉलिटिकल फायर फाइटिंग आप करते रहेंगे, और प्रोसेस में जो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने का आपने एक अज़म लेके जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि उसमें आप वेवर करेंगी? आपके सवाल बड़े पर्टिनेंट है शाम साहब, और बिल्कुल एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अभी आप जैसे कर्जे देखें, जितना बड़ा कर्जा हमें मिला उतना ही हमने बड़ा वापस कर दिया, और ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हुकूमत भी चलाएं और जिसको कहते हैं एकदम साल 2 साल में बिल्कुल खुद कफील हो जाए। तो हमने PMLN ने 5 सालों में, पूरे 5 सालों में 33 बिलियन वापस किया, $33 बिलियन। हमने 3 सालों में तकरीबन 39.591 बिलियन वापस किए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कर्जे जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन कर्जे बड़े इसलिए हैं क्योंकि कर्जे पहले भी बड़े थे, और अगर हम सूद ना देते तो ओवरनाइट तो चीजें ठीक नहीं हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दूसरी बात भी ठीक है कि एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जी 2-3 साल 4-5% ग्रोथ होती है, और उसके बाद वो एकदम बस्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कभी नहीं बढ़ती, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती, और इंपोर्ट बिल इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके रिजर्व्स उसको फंड नहीं कर सकते। सही। ये आप देख लें कि हमारा जो इस वक्त है कि पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्टेबल चीजें आएंगी ना। खाली अगर टेक्सटाइल पे बैठे रहेंगे तो कितना बढ़ेंगे। अब हमने उसमें स्मार्टफोन्स ला रहे हैं, हम उसके अंदर नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ला रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करें, इसको लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सूरत हाल में जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। केपी के अंदर मैं ही आती थी जब हम गवर्नमेंट में थे डिफेंड करने। 3 साल इससे भी शदीद क्रिटिसिज्म हुई थी कि जी खत्म हो गया केपी, इंडस्ट्री खत्म हो गई, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है। 4थे साल जाके लोगों ने कहना शुरू किया नहीं पुलिस चेंज नजर आ रही है, नहीं अब इंडस्ट्री शुरू हो गई है, टूरिज्म बढ़ रहा है, और हमने डबल द वोट्स लेके पहली दफा केपी की हिस्ट्री में दोबारा एक हुकूमत री-इलेक्ट। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में जो है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। दिलीप अब्बास साहब, एक और अहम इशू जाहिर है, एक लंबी खामोशी के बाद हम देख रहे हैं कि PDM फिर से मुतारिक हो गई है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अपोजिशन तो अवाम का समुंदर लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, हुकूमत इसके बदले में ये कह रही है कि आप शौक पूरा कर लें एहतजाज। लेकिन मैम, आपको नहीं लगता कि एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, बैरूनी हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है हुकूमत को। एक और चैलेंज का अगर सामना करना पड़ता है आपको, PDM अगर लाखों ने तो 1000 लोगों को लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर आप आकर बैठ जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक और चैलेंज हो जाएगा हुकूमत के लिए, जिससे निमटना बहरहाल एक और चैलेंज पैदा हो जाएगा? देखिए सोनिया, या तो कोई मूवमेंट हो तो हम कहें, वो तो मूव ही नहीं होते, मूवमेंट छोड़े। वो आप देखें, PDM जो है वो पाकिस्तान डेड मूवमेंट हो गई है। PDM पाकिस्तान डेड मूवमेंट, वो चले हुए पिछले नवंबर के। उसके बाद जनाब दिसंबर में मरियम ने कहा आरियां पार हो गए, मीनारे पाकिस्तान में उड़ गए। उसके बाद कहा जी हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, वो शॉर्ट मार्च भी ना हुआ। उसके बाद कहा इस्तीफे देंगे, वो इस्तीफे लेके लोग भाग गए कि कहीं देने ना पड़े। उसके बाद कहा कि सेनेट को हम बॉयकॉट करेंगे, सेनेट में सबसे आगे इलेक्शन में हिस्सा लिया। उसके बाद कहा कि जी हम रैलियां निकालेंगे, वो जलसियां भी ना हुई। तो इनको तो मैं हैरान हूँ, 11 जमातें मिलके ये सस्टेन क्या शुरू नहीं कर सकी, और हमने 5 साल अकेली जमात ने हर तरह का हर रिकॉर्ड बीट किया। इसलिए क्योंकि जब आपके पास, लेकिन अब्बास साहिबा, अगर आप वो आ जाते हैं, चंद हजार लोग भी इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल बहुत सारे प्रेशर हैं पाकिस्तान के हवाले से, हुकूमत जिनको फेस कर रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है हुकूमत के लिए। बहरहाल एहतशाम साहब, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ, एहतशाम साहब आपको क्या लगता है, कोई खतरा बन सकती है? देखिए खतरा तो मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना कि अपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए अगर कुछ होगा तो ज़ाहिर है रूलिंग पार्टी जो होती है उसी के लिए मुश्किलात होती है। उनका काम यह है कि इनको एंगेज रखना, उनका काम यह है कि जी जो एक अरसे तक वो खामोश होकर बैठ गए थे और बड़ा क्रिटिसिज्म हर तरफ से हो रहा था कि भाई कहाँ गई, जिस तरह दिलीप भी बात कर रही है कि तहरीक कहाँ गई, बंदे लेके आने थे, फिजल आउट हो गया, वो तो उनकी मुश्किलात है। मेरा अपना ख्याल है कि जो हुकूमत के लिए टाइम थोड़ा रह गया ना, इसमें हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़ दिलीप साहब बार बार लोग करें, एक तो वो अभी पहले इक़्तिसादी हालत की बात करते हुए तो मेरे लिए परेशान कुन बात है कि 30% हमारी बैरूनी सरमाकारी जो है ना वो रुक गई है, बाहर से नहीं आ रहा। उसमें कोरोना भी और बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन बहरहाल एक एलिमेंट क्योंकि FDI होता है, ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट लाने में इसमें एक परेशान कुन बात है। दूसरी लोग आमतौर पर बात कर रहे हैं कि हुकूमत अपने ओपोनेंट्स को, चाहे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से बाद उनको इंगेज नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। चाहे ये EVM मशीन की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक अपना वोटिंग मशीन की बात हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, या ये एक मीडिया अथॉरिटी जो थी उसको ख़त्म करके मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई। यहाँ पे भी CPNE देखें और बहुत सारे अदारे और PFUJ वगैरह ख़िलाफ़ हैं। आप इनके साथ बैठ के ये दोनों इश्यूज़ के ऊपर क्यों नहीं मामलात को तय करते, ताकि अगर उनका कोई प्लान है तो वो ख़त्म हो जाए। हुकूमत एंगेज क्यों नहीं कर रही सारे मामलात पर? अपोजिशन को इसका जवाब लेंगे अंदलीब अब्बास साहिबा से, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अंदलीब अब्बास साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एहतशाम साहब ने सवाल किया था कि हुकूमत हमेशा हम देखते हैं रिसीविंग एंड पर होती है। अब हुकूमत का काम है कि अपोजिशन को एंगेज करना, चाहे ये EVM का मामला हो, इस पर हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, फिर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बड़ा शोर हो रहा है, इस पर तनकीद हो रही है, तो हुकूमत क्यों एंगेज नहीं करती ऐसे मामलात पर अपोजिशन को? देखिए इसमें सवाल ये नहीं है कि एंगेज नहीं करती, सवाल ये है कि इंगेज होते क्यों नहीं है। आप देखें, ये जो हमने बिल पेश किया हुआ था, ये इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये अक्टूबर में आया हुआ है 2020 में। तब से स्पीकर ने लेटर लिखे, हर दफा हमने आके कहा इसको डिस्कस करें, वो बगैर मशीन देखे, बगैर, हम उनको कहते हैं जी आए, हमने वहां पार्लियामेंट में रखी है, हम आपको डेमो करके दिखाते हैं। आपको इतराज है, कई दफा फवाद चौधरी ने कहा है कि आप अपना अल्टरनेटिव ले आए, लेकिन आप आए तो सही। पहले उन्होंने कहा जी नेट पे सब कुछ हो जाएगा, नेट तो उसमें जरूरत ही नहीं है। फिर कहा जी वाईफाई पे हो जाएगा, उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा जी हैक हो जाएगा, उसमें जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर उसमें है ही नहीं। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल दिखाती हैं कि जी एक बस मैं ना मानू वाली एक वो है। और ये बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी आज खदशात का इजहार किया है, खासकर EVM के मामले पर। जी जरूर करें,
और उन्होंने कहा है कि जी हमने सवाल रेज किए, हम इनसे भी यही कहते हैं, आप आए, खदशात बताएं, हम आपके खदशात को आंसर करते हैं, आप अपना अल्टरनेटिव दें, हो सकता है वो बेहतर, हम वो भी मान लेते हैं। लेकिन मसला चाहे फैटम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, मसला ये है कि वो कहते हैं जी पहले आप हमारी शर्तें माने, और शर्तें क्या है कि जी ये जो सारे हमारे केसेस हैं वो बंद कराएं, एनआरओ दें, हमारे लोग जो लेकिन दिलीप साहब, जो माजरत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना प्राइम मिनिस्टर साहब को है, जो लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पे, उस हवाले से वो कहते हैं वैसा नहीं है। अभी देख लें 3 साल होने को है, अब नैब का चेयरमैन भी तब्दील होगा, बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि ख़त लिखा है, आएँ बैठ के बात करें। लोग ये कहते हैं कि जी एक मसला है रूलिंग पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का भी, बाकी लोगों का भी, कि हमने इनसे बात नहीं करनी, बात करेंगे तो एक हमें शक पड़ जाएगा वही बार बार कि जी पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, हमारा वोट बैंक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा या कम होगा। ये ख़तरात की हैं भाई, जिस तरह आप जीत के आए हैं, दिलीप साहब वो भी जीत के आए हैं, करप्शन वगैरह वो अपनी जगह पे, तो ये पार्लियामेंट तो चलाए ना कम अज़ कम। देखें ना, एक ये भी वजह है कि ना तल्लुक़ ना होने की वजह से पार्लियामेंट भी तो डिसफंक्शन हो गई है ना। पहले तो मैं आपको पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे बताऊं कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग पार्लियामेंट इन द लास्ट 13 इयर्स। आप लेजिस्लेशन देख लें, हमने जितनी लेजिस्लेशंस की हैं, ये अभी आपको अखबारों में भी आया है कि हमने तकरीबन 45% ज्यादा लेजिस्लेशंस की, और जिस टाइप की हैं वो भी पहले कभी नहीं की। एंटी रेप पे, एजुकेशन पे बहुत सी, हेल्थ पे बहुत सी हमने तारीखी लेजिस्लेशंस। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पार्लियामेंट की, क्योंकि प्रोसीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, आप उठा के देख लें, अभी पब्लिक इश्यूज का क्वेश्चन आवर शुरू होता है, ये खड़े हो जाते हैं और ये क्या होता है जी, फलाने का प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें, फलाने का ये करते हैं, फलाने का वो करते हैं, नारे मारने शुरू हो जाते हैं, फोरम कॉल करना शुरू हो जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर तो दिलीप साहब उनका हक है ना, जो भी बंदा केस जो भी हो और एमएनए एमपीए जो भी है उसको तो फिर लाना होता है ना, सेशन शुरू हो जाए तो। नहीं देखें, आप ये इस्तेहकाक जो है ना ये स्पीकर का है। अगर आप क्वेश्चन आवर पे जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, जो अवामी इश्यूज होते हैं, जो इनके सवाल होते हैं, आप वो भी पूरा नहीं होने दे रहे, और आप सिर्फ आके नारे मार के और सिर्फ अपनी लीडरों की तस्वीरें लाके, क्योंकि आप शहबाज शरीफ को उसको डिफेंड नहीं कर रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अवाम के इश्यूज को रिप्रेजेंट करें। आप देखें कि इन्होंने कितनी डिस्टर्ब की पार्लियामेंट, उसके बावजूद देखें कितनी लेजिस्लेशन हुई है, सही कितने ज्यादा ऐसे ह्यूमन राइट्स पे हम पूरे लॉज लेके आए हैं जो तारीखी हैं। आप ये भी देखिए, ज़ैनब अलर्ट बिल हमने पेश किया था जब हम ऑपोजिशन में थे, हमें 1 साल लगा ह्यूमन राइट्स कमेटी में, जिसके के हेड है बिलावल जरदारी, वो आते ही नहीं थे, कमेटी को मीटिंग ही नहीं करते थे, उसको पास ही नहीं करते थे। फिर जाके बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है वो इसलिए नहीं हो पाती कि ऑपोजिशन जो है वो साथ नहीं देती है, हुकूमत एंगेज करने की कोशिश भी करती है तो वो साथ नहीं देते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अंदीब अब्बास साहिब, आप जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। हमने देखा कि 20 साल की तवील तरीन जंग के बाद अमरीका तो अंदीब अब्बास साहिब अफगानिस्तान से निकल चुका है, लेकिन तालिबान के लिए हम देख रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी नहीं हो रही, फिर पंजशेर का मामला अलग है, माली मुश्किलात अलग हैं, फिर दुनिया तस्लीम करने के हवाले से शराइत के साथ बात कर रही है, ड्रोन अटैक्स का मामला, फिर पाकिस्तान की टीटीपी के हवाले से खदशात, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान, अंदीब अब्बास साहिबा, इस सारे मामले को कैसे देख रहा है और पाकिस्तान के लिए भी आप समझते हैं कि वैसी मुश्किलात हैं? सोनिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और वाकई इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं, और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो है तो बड़ा क्लियर, लेकिन अफगानिस्तान चूंकि, और पाकिस्तान की हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ अगर अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, वहाँ मुश्किलात होगी तो पाकिस्तान में मुश्किलात होगी। हमने ऑलरेडी 20 साल, अगर अफगानिस्तान बेचारों ने, अफगानी लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया, पाकिस्तान ने भी बहुत सफर किया। हमने, हमारी 80,000 कैजुअलिटीज है, हमने उनके 3.5 मिलियन लोगों को यहाँ रख के रखा है, हमारे पास स्पिल ओवर टेररिज्म भी आई है। तो इस दफा हमारी 2 चीजें बड़ी क्लियर, एक तो ये कि जी हमने बिल्कुल किसी की जंग में नहीं जाना, हम अमन के लिए कोशिश करेंगे और करते रहेंगे, और हमने इस पे इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी नहीं है रेफ्यूजीज लेने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टेबल पे बैठे
एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, इनके लिए भी ये फायदा है। और हमें ये देख के खुशी है कि वो जो वायलेंस, अल्लाह माफी दे, हम सारे सोच रहे थे वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये खत्म होगी पेचीदगी। इसमें ये इन्होंने गवर्नेंस कैसे करनी है, फिर माली हालात जो हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो इनके पैसे रोक लिए गए हैं, फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पाकिस्तान ने दवाइयां इनको पहुंचाई हैं, पाकिस्तान इनसे पूरा ताउन करेगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश ये कर रहा है कि इनकी अमन रहे, लड़ाई ना हो। बिल्कुल, पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और हमेशा पाकिस्तान कोशिशें भी करता रहे, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा कि ज़ाहिर है खित्ते के दूसरे ममालिक और पाकिस्तान में भी अमन होगा। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हमेशा से, जिस तरह से अंदीब अब्बास साहिबा बात कर रही हैं कि कोशिश रही है, अफगानिस्तान में अमन के हवाले से बड़ा किरदार रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वेस्ट और अमरीका अपनी नाकामियों का मलबा भी पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया को आप देखें किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं? सोनिया, देखें, ये अफ़गानिस्तान के मामले पे मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी दो हिस्सों में बट रही है, और एक वही बात पुरानी कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। हाँ। अमेरिका और चाइना का ख़ास तौर पे, और उसमें फिर रशिया और ईरान भी, टर्की भी, और किसी हद तक हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे हमें। अभी देखें, रशिया का बड़ा अच्छा दिली सावा स्टेटमेंट आया उनका। उन्होंने कहा है कि जी बैनुल-अक़वामी दुनिया को तालिबान की मदद करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ आप देख लें $9.5 बिलियन उनके रोक लिए, जो उनके अपने पैसा था अफ़गानिस्तान का, अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिया है। $400 मिलियन IMF ने कोरोना की मदद थी, वो नहीं रोक दी उन्होंने। अब इन हालात में उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, ये तो अपनी जगह एक चैलेंज बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि बार बार ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जी हम सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना हमारे जहनों में है। फिर अनस हक्कानी एक और लीडर हैं, वो कहते हैं वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि नई फ़ौज और नई पुलिस खड़ी करना भी एक मुश्किल होगा। पहली जो फ़ौज थी वो कितने लोग इनके साथ रहेंगे, कितने चले गए छोड़ के, वो भी एक बड़ा इशू है। सबसे बड़ा मसला है रिकग्निशन तो चलें बाद में होगी, पहले तो बात यह है कि लोगों का एतमाद बहाल होना, जो कि माज़रत के साथ बहाल नहीं हो रहा। लोगों को यकीन नहीं है कि तालिबान वाकई जो कह रहे हैं कि हमने आम माफ़ी दे दी है, क्योंकि उनका ख्याल है कि पुराना पहला जो तजर्बा ठीक नहीं था, पिछली दफ़ा जब आए थे गले कटे थे, शायद वही होगा सूरत हाल। लेकिन मेरा अपना ख्याल है इस दफ़ा तालिबान बिल्कुल तब्दील हुए हैं, उन्हें अपनी मुश्किलात का अंदाज़ा है। अच्छी बात है कि उनके साथ लोग खड़ा होने के लिए तैयार हैं, काम करने के तैयार हैं। वेस्ट और अमेरिका, आज तो इंडिया की तरफ से भी एक पैगाम मिला है, जो खबर आई है कि जी वो भी तस्लीम कर लेंगे जल्दी, क्योंकि उनको भी एहसास हुआ है कि जी बिल्कुल मार्जिनलाइज करके हो के और तालिबान से रब्ता ना करके आज उनको पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें मोदी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जैसे बाइडन के खिलाफ वहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, हमारे लिए अच्छा है कि एंड और राह का नेक्सस टूटा है, हमारी मुश्किलात किसी हद तक कम हुई हैं। दूसरी तरफ हमको बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं, आप देख लें आए दिन वहाँ से दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, उन्हें रुकवाएं। फिर यह कि यहाँ पे अफगानिस्तान जिस तरह दिल्ली बात कर रही थी, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे अगर अमन नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, हमें उससे बचना है। अच्छी बात है कि जितनी तेज़ी सूरत के साथ तालिबान लोगों से रब्ता करें, जितने भी ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, बिठाएं और जल्दी हुकूमत कायम करें। जब हुकूमत बन जाएगी और पंजशेर का भी मामला प्रोसेस में हल हो जाएगा, हल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा कदम होगा। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इनको सीरियसली लेना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल के बाद, खासकर हुकूमत साजी के मरहले के मुकम्मल होने के बाद सूरत हाल में जो है वो बेहतरी आ सकती है। बहरहाल अंदीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अंदीब अब्बास साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अफगानिस्तान के इशू पर कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब ने, सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, 20 साल की तवील तरीन जंग के बाद अमेरिका तो हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल गया है, लेकिन अभी भी जो अफ़गान तालिबान हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, ये जो चैलेंजेस हैं ये कुछ कम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चैलेंजेस तो उनके आप समझें कि आज से शुरू हो गए। व्हेन द लास्ट अमेरिकन लेफ्ट काबुल, पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो भी समझते हैं इस बात को,
कि अपनी गवर्नमेंट जो है, जो भी अपना सिस्टम वो लाना चाहते हैं, उसको इंडिकेशन ये है कि शायद इस हफ्ते पहला ऐलान जो है सामने आ जाएगा। और अगर वो एक अच्छी मैं नहीं कहता हूँ कि ऑल इंक्लूसिव आइडियल किस्म की वो गवर्नमेंट हो कि तमाम लोग हैं उसमें स्टेक होल्डर शामिल हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी है, कुछ लोग शामिल हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं भी मिलते, तो अगर वो साथ शामिल हो जाते हैं तो मेरे असेसमेंट ये है कि जो रीजनल कंसेंसस है, ये रूस, चीन, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, ये प्रॉब्ली अब देखना ये कि इनमें से सबसे पहल कौन करता है उनको रिकग्नाइज करने में, या चीन करता है, रूस करता है, पाकिस्तान, या सब इकट्ठे करते हैं तकरीबन एक ही टाइम फ्रेम में। ये रिकग्निशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बेशक अमेरिका और इंडिया इनिशियली ना करे, उनको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे ये 7-8 पावर्स, तो आप देखेंगे उसका बड़ा फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको से अवाम में जो कॉन्फिडेंस है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, वो खत्म होगी। नंबर 3 कि इनको चाहिए कि, और ये कोशिश करेंगे कि अपनी जो पावर और अपनी रिट जो है उसको कंसोलिडेट करें पूरे अफगानिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिल्कुल नॉर्मलाइज करें, और अफगान अवाम में किसी किस्म का कोई ऐसा वो डर ना क्रिएट करें, खौफ ना क्रिएट करें जिससे लोग और मजीद परेशान हो जाएं। और ये जो इनखला वाली सूरत हाल है, जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, खासकर जिनमें स्किल्ड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो चीज़ें जो हैं अपना वो रुक जाएं, तो एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ शुरू हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट है उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस, और बेशक अमेरिका ने उनके 9.5 अरब डॉलर फ्रीज किए हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी इमदाद बंद कर दी है, IMF ने भी, लेकिन उनकी बैकिंग पे 2 सुपर पावर है, याद रखें, चीन और रूस। और इस वक्त पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव रोल होगा कि अफगानिस्तान को जितना रिलीफ गुड्स की शक्ल में उनको मदद कर सकते हैं, मेडिसिन हो गए, फूड स्टफ हो गए, या जो उनकी जरूरियात हैं जो पाकिस्तान आसानी से वो उनको पेश कर सकता है, मेरा ख्याल है हम करेंगे और हमें करना भी चाहिए। याद रखें कि तालिबान $1 ट्रिलियन ऑफ रेयर अपना मिनरल्स लाइक लिथियम, कॉपर, आयरन ओर, इसके ऊपर वो उनके कंट्रोल में है। चीन, आपको पता है कि उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पहले इंडिकेशन दे दिया है कि कितने 50-60 अरब डॉलर वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक चाइना विल कम इन अ बिग वे, रूस विल कम इन अ बिग वे, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशियन वो चलेगी। तो मेरा ख्याल है इट विल टेक अ टाइम बट दे विल सेटल डाउन। सही। एहतिशाम साहब, पहला चैलेंज तो इस वक्त ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई जाए। उसके बाद माली मुश्किलात के हवाले से बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि अमेरिका ने, IMF ने जो इमदाद देनी थी वो रोक दी गई। आपको लगता है कि अगर अमेरिका, IMF या वर्ल्ड बैंक इमदाद नहीं देते तो भी सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी? देखिए सोनिया, 2 चैलेंज बड़े हैं जो उनके लिए है ना। एक तो यह है कि किस तरीके से, जिस तरह सब लोग बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी एक वसीउल बुनियाद हुकूमत वहाँ कायम होती है। हाँ। उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है, जो मुझे सबसे लगता है अहम बात है कि आम आदमी का वहाँ पे एतमाद बहाल करना कि हमारे साथ क्या होगा, डर और खौफ की फ़िज़ा को कम करना। मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं हो रही। अभी कल की जो इतलात आई हैं, माज़रत के साथ हमारे कुछ सहाफ़ी भाई गए हुए थे, वहाँ से वापस आए हैं, कुछ को गिरफ़्तार भी कहा जा रहा किया गया, और जो लोग आए हैं वो दे आर लिटिल टेरिफाइड कि ये क्या हो रहा है। ये इस तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। अगर बेस्ट वालों ने देखा, जो कि डेफिनेटली वो इतनी ज़्यादा बातें फैला के कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था ब्रिगेड साहब, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, 80% नेगेटिव खबरें थी कि जी अब वो जिसको कहते हैं इस वक्त जो अपनी कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जी अपना कसूर नहीं, कि जी क्या हमने किया वहाँ पे, अब सारा मलबा पाकिस्तान पे, खित्ते के मालिक पे वो डाल के आगे जाएंगे। मेरा ख्याल है पहली जो फौरी तौर पे चाहिए कि ये अपना गुस्से की कैबियत जो उनकी थी बड़ी हद तक कम भी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बैठ के लोगों का एतमाद बहाल करें, और जो लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते उनको कहें कि जी आप फ़िलहाल तो बैठें, आपको अगर वाकई चले जाना है आपने तो आप बाकायदा इंतज़ाम करके जाएँ। एक तरीक़ाकार है, हुकूमत बन जाएगी, पासपोर्ट लेके जाएँ, अब तो एक जिस तरह जाना चाहिए। दूसरा ये कि रिकग्निशन का मसला आएगा, तस्लीम करने का वाला मसला, वो उस वक्त है कि लोग देखेंगे, बैरूनी दुनिया देखेगी कि मुल्क के हालात क्या हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर किस तरह बेहतर होती है, फिर इंसानी हकूक़ की बात, औरतों के हकूक़, तो ये सारी चीज़ें वो भी ज़हनों में रखेंगे। मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली वो सारे ऑप्शन वे कर रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। मुश्किलात उनकी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात है कि इस वक्त को चाइना, रशिया, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी कह रहे हैं, ईरान, पाकिस्तान तैयार है मदद करने के लिए। ब्रिगेड साहब, मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, अभी हम बात भी कर रहे थे, अब ये हिंदुस्तान और अमेरिका का नेक्सस यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मुश्किलात उनकी जिस तरह बढ़ेंगी, अभी आप देख लें, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब्सटेन किया चाइना
और रशिया ने भी इस पर भी उनको बड़ी तकलीफ़ होगी। आपको लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में वेस्ट के साथ मिलकर अमेरिका यहाँ के रीजन के मालिक के लिए, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे? मुश्किलात देखें, कल की जो रेजोल्यूशन थी उसमें चाइना और रशिया ने अपने इंडिकेशन तो दे दिया कि दे स्टैंड विद द तालिबान गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और वो किसी किस्म की जो नेगेटिव इंटरफेरेंस है वो नहीं अपना टॉलरेट करेंगे इन अफगानिस्तान। ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आ रहा है वेस्ट से, ये अंडरस्टैंडेबल, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, बिकॉज उन्होंने शो करना है कि तालिबान जो है ये वो अफगानिस्तान को देखना ये फेल्ड मुल्क है वगैरह वाली ये तमाम चीज़ें जिस तरह माजी में होता रहा। लेकिन मेरा भी ख्याल है कि वो दे वुड स्टिल लाइक, जिस वक्त पहले मैंने कहा था कि अमेरिका हो, हिंदुस्तान, बेशक उनका रोल स्पॉयलर्स वाला है, बेशक वहाँ पे दाइश और तहरीक तालिबान को इन लोगों ने, और पंजशेर वैली के जो लोग हैं इनको इनडायरेक्टली यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई किसी तरह इनको तालिबान को गैर मुस्तहकम रखा जाए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े ही ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि तालिबान इस दफ़ा डिटर्मिन्ड इस तरह मुझे नजर आ रहे हैं, और चेंज इस तरह जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो मीडिया पे आप नोट करें बड़ा सेंसिबली जो है वो मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। दो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस तालिबान के लिए। बल्कि साहब जल्दी से एक चीज़ बताइएगा, एब्सोल्यूट नॉट के बाद लोगों ने, अपोजिशन वाले कह रहे हैं, बाकी लोग भी, कि जी क्यों जो लोग यहाँ पाकिस्तान उनको सेफ पैसेज दे रहा है, जल्दी में वहाँ से जो फ्लाई करके आ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग अमरीकी, वो कहते हैं कि जी ये तो फिर अमेरिका तो चला गया लेकिन अपनी बातें पाकिस्तान से मनवा रहा है, यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका के साथ हम अपने कोई ताल्लुकात खराब तो करना नहीं चाहते कि जनाब वो बिल्कुल ही को ब्रेक अवे हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल है कि उनको वाया पाकिस्तान जो है एवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न लोगों का जेन्युइन है, ये 30 दिन का ट्रांजिट पीरियड इज टू लॉन्ग, दीज पीपल मस्ट बी सेंट आउट ऑफ पाकिस्तान बाय द फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट, एंड आई एम श्योर हमारे जो इदारे हैं, हमारी हुकूमत इसके बारे में सोच रही है। इंपॉर्टेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तालिबान का इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि अफगान एयरफोर्स मिसाल के तौर पे, ये कुछ अरसे बाद उनके सामने आएगा, $85 बिलियन का लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो अमेरिकन वहां छोड़ के गए हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, शिनूक हेलीकॉप्टर्स, और उसके जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, उनको कौन मेंटेन करेगा? उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी निकल गए हैं अब, तो देयरफॉर तालिबान को एक उनके साथ सपोर्ट पे कोई ना कोई लिंकेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है मास्जिद के साथ। सर, प्रोग्राम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।